सबसे पहले लिखेंगे जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसमें सबसे पहली लाइन आएगी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चाहिए डेटर का, लेकिन देखना पड़ेगा कि ग्रॉस हो, नेट ना हो। प्रोविजन से माइनस, प्रोविजन अगर माइनस की हुई है तो रिवर्स करना पड़ेगा। ग्रॉस डेटर चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग सेल चाहिए। ठीक हो गया जी। ये तीन चार चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी तो कैश रिसीव निकलेगा। सेल आपको सवाल में दी हुई है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की वर्किंग करें, जल्दी करें। 394 चेक कर लेंगे। अच्छा, इस सवाल में याद रखिएगा बच्चों, एक तो ये डेटर आपको दिए हुए हैं, ठीक है जी, और एक ये भी डेटर दिए हुए हैं। ये एक नया पॉइंट है कि डेटर के दो बैलेंसेज हैं। ठीक है जी, एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है। कुछ डेटर से पैसे लेने हैं और कुछ एडवांस में पकड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये नया पॉइंट है, इससे पहले हमने इस तरह का पॉइंट नहीं देखा। क्लियर हो गया जी? तो सबको समझ आ गया? अब अगला पॉइंट है अब अगला पॉइंट है बच्चों, कैश पे टू सप्लायर निकालना है आपने। ये आपको पेबल दिए हुए हैं, पेबल दिए हुए हैं। ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये स्टॉक है। ठीक हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में आपने ये चीज़ कंफर्म करनी होती है कि उसमें डेप्रिसिएशन तो नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन हो तो आपने वो साइड पे कर देनी है। ठीक है जी, बस कॉस्ट ऑफ सेल में यही टेंशन होती है कि डेप्रिसिएशन ना हो उसके अंदर। अच्छा, वहां पर उसने बता दिया डेप्रिसिएशन 750 मिलियन, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन कॉस्ट में है 3:1 के हिसाब से। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन से पाक है। तो बच्चों, इन्वेंट्री का अकाउंट आपको दिया हुआ है, ट्रेड पेबल अकाउंट दिया हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है। कैश पेड टू सप्लायर निकालें। हो गया जी? क्या आंसर आ रही? क्या आंसर आया? देखिए जी, पहले स्टॉक अकाउंट बना के बच्चों परचेज निकालेंगे। कितनी आएगी? 16050। वो पुट करेंगे क्रेडिटर के अकाउंट में, तो वहां से कैश आ जाएगा 18018। ये निकला। ठीक है जी। कैश सी फ्रॉम कस्टमर कितना निकाला आपने? 21394 जो कैश आपने निकाला है ना, वो डेटर से निकाला है। किसे निकाला है? कस्टमर का मतलब सिर्फ डेटर नहीं होता। जिनको कैश पे चीजें बेची हैं वो भी तो कस्टमर है ना। नहीं बात सुन लगी? तो उधार पे कितनी बेची थी? तो बाकी 28% कैश पे बेची थी, तो भी तो कैश आएगा। 29,700 का 28% ले, 8316। तो बच्चों 8316 और 21394 इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 29710, ये टोटल बनता है। ये यहाँ पे लिखना है। याद रखो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? कस्टमर। तो डेटर और कस्टमर में फर्क है। डेटर वो है जिनको उधार पे माल बेचा है, लेकिन जिनको कैश पे बेचा वो भी तो आपके कस्टमर ही है ना। तो कैश और क्रेडिट दोनों इकट्ठे करके लिखेंगे। यहां तक की बात समझ लगी? फिर कैश पे टू सप्लायर कितना आ रहा है जी? 18018। फिर उसके बाद आना था कैश पे टू एम्प्लॉइज, अगर आपको याद हो। लेकिन यहाँ पे सैलरी कहीं पे मैं नजर नहीं आ रही, तो कैश पे टू एम्प्लॉइज वाला पॉइंट बनता नहीं है यहाँ पे। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था अदर एक्सपेंसेस पेड, याद आ रहा है कुछ कुछ? अब अच्छा, अदर एक्सपेंसेस में डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा और एडमन भी आ जाएगा। ठीक हो गया? इन दोनों को कर लेंगे इकट्ठा।
ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके बन जाएंगे। अब आपको चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग, कि इनका कोई ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं है, तो ये अक्रूड लायबिलिटीज, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ही रिलेटेड नजर आ रहा है। ठीक है जी। तो बच्चों ये ओपनिंग क्लोजिंग आपको मिल गया अक्रूड लायबिलिटीज का, ये आपको एक्सपेंसेस मिल गए, और लेकिन इसमें नॉन कैश आइटम भी आ रही है, कौन सी वाला, डेप्रिसिएशन, तो वो माइनस भी करनी है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में एक और मसला भी आ रहा है बच्चों, उसको भी साइड पे करना है। नहीं, वो लदा लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेबल लदा लिखा हुआ है। अच्छा जी। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या पंगा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है इसमें मसला है। क्या मसला है जी, 40 million इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पॉइंट है, याद आ गया। इसको लदा करेंगे। एक इम्पेयरमेंट लॉस भी आ रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सब का पॉइंट है, ये भी साइड पे करेंगे। समझ लगी। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को ठीक करेंगे, फिर जो बाकी ठीक अमाउंट होगी वो आप अकाउंट में लेके जाएंगे, वहां से कैश निकलेगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जरा वर्किंग करें, शाबाश। हो गया जी। फिर दो कैश अदर एक्सपेंसेस पेड की करेंगे बच्चों वर्किंग। देखें, यही आंसर आया, 7459, 180 और 310, ये तो लिख लिया आपने। अच्छा, ये प्री पेमेंट्स भी आ गई, ये भी खर्चों की ही होंगी, 268 और 184, दो ब्रॉड दो कैडन आ रहे, कोई मसला नहीं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पैसे गए, 6185 और 2302, इनको इकट्ठा कर लें, 6185 और 2302। बस इसमें से नॉन कैश आइटम अगर पड़ी हुई है तो वो निकाल दें। कौन कौन सी, डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, इम्पेयरमेंट लॉस पड़ा हुआ है, और डिस्पोजल पड़ा हुआ है, तो ये वो कैश एक्सपेंसेस हैं। 7673, इसको उठा के यहाँ पे डाल दो। ठीक हो गया। तो जब ये लिखेंगे तो आपके पास कैश आ जाएगा 7459। वर्किंग का हवाला दे देंगे। कैश पेड टू सप्लायर, वर्किंग 3, अदर एक्सपेंसेस पेड, वर्किंग 4 हो जाएगा। यहाँ तक की बात में लगी। अगला पॉइंट, सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी, एडमिन कॉस्ट होगी, अदर इनकम। अब यहाँ पे अदर इनकम या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाली होगी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली होगी। अगर तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाली है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली हुई तो यहाँ पे भी लिखनी पड़ सकती है। अब जरा पढ़ लो, अदर इनकम कंप्राइज ऑफ इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 220 million। अब बच्चों ये नॉन कैश है, इसमें पैसे तो नहीं आए होंगे। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 184 million। अब ये ऐसी इनकम है जिसको आप ऑपरेटिंग में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं भी लिखना चाहते, इन्वेस्टिंग में ही लिखना चाहते हैं, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको बेसिकली ये रेंट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। मर्जी है आपकी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चूंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो वहां से मिलने वाला रेंट आप चाहें तो कहाँ लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग में भी लिख सकते हैं और इन्वेस्टिंग में भी
लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जहां मर्जी लिखें। हमने उसको फिलहाल यहाँ पे ऑपरेटिंग में लिखा हुआ, रेंट रिसीव फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे एक अगला पॉइंट नोट करो, यहाँ पे लिखा हुआ रिसीव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बनता था उतना ही मिला है। ये बात समझ आई? क्यों? क्योंकि ये 184 मिलियन प्रॉफिट एंड लॉस में गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और रेंट का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा। क्या रेंट रिसीवेबल के नाम से कोई ओपनिंग क्लोजिंग है? नहीं है। तो इसका मतलब है जितना बनता है उतना ही आया होगा। तो ये बच्चों सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एज इट इज आपको क्वेश्चन में गिवन था। समझ आ गई बात की? तो बच्चों आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 4417। इंटरेस्ट, ये क्लियर है जी? अब बच्चों अगली वर्किंग आपको कौन सी करनी पड़नी है? हाँ जी। इंटरेस्ट पेएबल है। वर्किंग नंबर 6। अच्छा, इंटरेस्ट पेएबल 110 और 135। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना इंटरेस्ट गया हुआ जी? 1210। तो यहाँ से कैश निकल आएगा 1185। ठीक हो गया जी? अब टैक्स पेड निकाल लें। 940। हाँ जी, ब्रॉडन कितना दी? 230 है। हेड डाउन 440 है। प्रॉफिट लॉस में कितना गया हुआ है? कैश कितना पे करेंगे? 9 और 0। ठीक है जी?
तो 940 यहाँ से माइनस करेंगे तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल आएगा। यहाँ पे सामने अकाउंट बना हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इंटरेस्ट पेड निकला है, टैक्स पेड निकला, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकला है। ओके, अब अगली हेडिंग कौन सी होगी जी? कैश फ्लोज फ्रॉम कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा अच्छा जी। अब बच्चों यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जब बात करनी है ना, तो आपने सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट को देखना है। इसको देखना है, नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, तो यहाँ से परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट निकलेगा। क्या कुछ ड्यूरिंग द ईयर एसेट डिस्पोज भी किया है? लॉस ऑन डिस्पोजल है, तो यहाँ पे दूसरी वर्किंग आ जाएगी, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ है? यस। इसका मतलब है तीसरी हेडिंग आ जाएगी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है मेरी तो बात समझ लगी बच्चों? तो बनाए दी जरा वर्किंग्स। सबसे पहले कौन सी वर्किंग बनेगी? ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे जी? 7240। अच्छा, क्या डेप्रिसिएशन लेते से नजर आ रही है आपको? तो ये बेसिकली क्या होगी? डब्ल्यूडी भी होगी। 7240 क्लोजिंग। तो डेप्रिसिएशन सीधी सीधी यहाँ पे आ जाएगी। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको 750 डिस्पोजल, डब्ल्यूडी भी यहाँ पे आ जाएगी, सवाल में दी हुई है 152। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं है, सवाल में देख लो, नहीं है। रीवैल्यूएशन लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस है, तो वो भी बच्चों यहीं पे आएगा फिर। इम्पेयरमेंट लॉस भी कितना हुआ जी? 40 का, 24 का। किस पे है? तो व्हीकल भी तो इसके अंदर ही होंगे ना। व्हीकल का अलग अकाउंट है कोई? इसके अंदर ही है। अच्छा जी। और तो वो तो सिरे सिरे क्या देगा? 2239 एडिशन हुए हैं।
ठीक है जी। 2239। यहाँ पे वर्किंग का वाला दे देंगे, वर्किंग नंबर 8। यहाँ पे वर्किंग नंबर 8। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल। अब जरा बच्चों इस पॉइंट को पढ़ के आप प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल निकाल सकते हैं। वन वन टू कैसे? 152 की WDP है और 40 का लॉस हुआ है, तो डेफिनेटली पैसे कम मिले होंगे। नहीं समझ आई? क्लियर? अच्छा जी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बनाएंगे। क्या? चेक कर लो भी, चेक कर लो। 152 है खोते। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ब्रॉड डाउन 1120, कैरी डाउन 1800। फेयर वैल्यू गेन आया है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे कितना गेन आया था। 220 का। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे डिप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। क्यों? फेयर वैल्यू मॉडल का, फेयर वैल्यू मॉडल में डिप्रिसिएशन नहीं होती, तो सीधा सीधा बच्चों यहाँ से कैश निकल आएगा। तो वो कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, कितने की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की है? 460। वर्किंग नंबर 9। ठीक हो गया जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बच्चों यही तीन चीजें आनी थी। ये हमने माइनस में क्यों लिखा? कौन सा निकालें? क्या कर लो, प्लस माइनस नहीं हो रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बुढ़े हो? प्लस माइनस नहीं हो रहा, करना तो इसी है। अच्छा जी।
सबसे पहले आएगा जी प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। वो कहते हैं इशूड शेयर एट प्रीमियम। ठीक है जी। तो बच्चों इसकी अगली वर्किंग बन जाएगी। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का इकट्ठा अकाउंट बनाएंगे। बड़ा डाउन भी दो है। 3450 1240। हेयर डाउन भी दो आएंगे। 4650 7600। डिफरेंस 1560। ठीक हो गया जी। मेरी समझ आई। अब उसके बाद अगली लाइन कौन सी आनी है? डिविडेंड पेड अगर तो हुआ तो डिविडेंड पेड कहाँ से निकलेगा? रिटेन अर्निंग में से निकलेगा। अच्छा, रिटेन अर्निंग का उसने ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव दिया है, तो ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस क्या है जी? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब ये है बच्चों, इसका ब्राउनिंग किस साइड पे आएगा? ब्रॉड डेबिट साइड पे आएगा। कितना जी? 655। और कैरी डाउन भी डेबिट साइड पे ही आएगा। क्यों? 1652। हाँ जी। है ना? हाँ। ओपनिंग बैलेंस देखिए और क्लोजिंग बैलेंस देखिए। चलिए क्यों मतलब, क्योंकि बड़ा डाउन सर देखिए वो स्टार्ट माइनस में है। माइनस में बड़ा डाउन जो है वो डेबिट साइड पे क्यों आया? लॉस है ना? तो लॉस की नेचर क्या होती है? लॉस की नेचर क्या होती है तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि कभी लॉस हुआ ही नहीं। पहले 2018 में क्या है? 655 क्या है? बोलो बोलो बोलो। प्लस माइनस नहीं होना आप लोगों से। तो क्या मतलब है? प्रॉफिट है। हाँ। क्या है? लॉस है तो नेचर क्या होगी? किधर लिखेंगे? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, यहाँ पे आना जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी? 3507। तो जरा टैली करें तो डिविडेंड निकलेगा और डिविडेंड भी साइड पे रिकॉर्ड होगा। 1200 आया। वर्किंग नंबर 11।
ठीक है जी। अच्छा, अगला पॉइंट है लोन। जरा गौर से देखो, क्या लॉन्ग टर्म लोन में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? तो लोन पे किया होगा ना फिर। वो भी इकट्ठा लिखेंगे। तो बच्चों दो ब्रॉड होम आएंगे और दो क्रेडिट होम आएंगे। ठीक है जी। 6523, ये वाला, और करंट मेचोरिटी और लॉन्ग टर्म लोन, ये दोनों इकट्ठे आएंगे। फिर 6024, और फिर 850। हाँ जी। टैली करके देखो किस साइड पे बैलेंस आएगा। थ्री कैश बैलेंस। लोन दिया है कि लिया है? वर्किंग नंबर 12। कितना है जी? 349। हाँ जी, क्या लिखेंगे जी? कैश इनफ्लोस फ्रॉम। क्या आंसर आता है जी? 2 प्लस के माइनस? ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आएगा नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज है कि डिक्रीज है? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2292 माइनस 2589 प्लस 11। हाँ जी, कितना आ जाएगा? 286 माइनस में। अच्छा जी, ऐड वर्किंग कैश
क्यों, गड़बड़ है? 480, इसमें 480 ऐड करेंगे, 194 आ जाना चाहिए। हाँ जी, बस साबित हुआ, सवाल करने से आते होते हैं, गल्ला करने से नहीं आते होते। डायरेक्ट मेथड, हाँ। वाह जी वाह। क्या कौन रहे हैं? वाह। तो लिहाजा साबित हुआ कि कैश फ्लो नहीं आती है। बस ठीक है, जे थोड़ी सोच ही आया ना, फिर 10 भी नहीं आने। जब सोच ही ये लेके चलोगे ना कि 18 में से 10 ले ले, 10 भी नहीं आते। हजम शुद्ध। लो जी, एक और सवाल खटकाते हैं। चले। लो जी, अब एक देखते हैं जूनियर की चवल।